इंडियन हिस्ट्री की हड़प्पाई सीरीज का आज ये लास्ट सत्र है। और चूंकि अब तक हमने संपूर्ण जीवन को बहुत विस्तार पूर्वक हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता के जीवन को देख लिया है, इस अंतिम सत्र के अंदर मैं आज शुरुआत कर रहा हूं अंत्येष्टि संस्कार से। आइएगा देखते हैं। तो जब हम हड़प्पाई धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के विशेष संदर्भ में जब हम उनके अंत्येष्टि संस्कारों की बात करते हैं, तो इससे हमें उनकी कब्रों के शिल्प की जानकारी मिलती है, उनके धार्मिक और पारलौकिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहली बात तो ये कि हड़प्पाई बस्तियों के अंदर कब्रिस्तान सदैव बस्तियों के बाहर ही स्थित रहते थे। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली हम अवॉइड करते चले जाते हैं अपनी टीचिंग के, अपनी स्टडी के दौरान। दोबारा सुनिएगा, हड़प्पाई बस्तियों में कब्रिस्तान सदैव बस्ती के बाहर पाए गए हैं। आप सोचिएगा, आज भी जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं, उसमें मृतक जीवन का शौच अशौच के साथ बड़ा गहरा संबंध है, यानी कि शुद्धि अशुद्धि के साथ। हमारे यहाँ पर जो शमशान भूमि होती है, जनरली वो बस्ती से बाहर होती है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर शुद्धि का बेहद ज़्यादा प्रावधान है और मृत्यु संस्कार में कई प्रकार की चीज़ें बड़ी वर्जित मानी जाती है। तो पहली बात तो ये कि कब्रिस्तान सदैव बस्तियों के बाहर पाए गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है। हड़प्पाई बस्तियों में कब्रिस्तान सदैव, याद रखिएगा इस बात को, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य मैं दे रहा हूं, बस्तियों के बाहर की तरफ स्थित पाए गए हैं। अब होता क्या है ना कि जब ये प्रश्न आपके सामने आते हैं इस रूप में कि सत्य कथन चुनिए, सुमेलित कीजिए, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है चीजों को याद रख पाने में। कालीबंगा से एक कागज नुमा वस्तु का अवशेष प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसमें शवों को लिटाकर दफनाया जाता था। अब आप जरा सोचकर देखिएगा, थोड़ी साम्यता मिलती है इस तरह के शवाधान की जब हम मिस्र की पिरामिड संस्कृति में मम्मी को पाते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य, स्पेशली कालीबंगा की जब बात हमारे सामने आती है, याद रखना। क्या प्राप्त हो रहा है आपको पर्टिकुलर कालीबंगा से? कागज नुमा कोई वस्तु आपको प्राप्त हो रही है, कागज नुमा वस्तु जिसमें शवों को लपेटकर, याद रखिएगा, दफनाया जाता था। अब किस रूप में ये प्रश्न आपको परेशान कर सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में, कि क्या हड़प्पाई समाज में शवों को किसी वस्तु में लपेटकर दफन किया जाता था? सत्य कथन नहीं है। कहां से इस तरह के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि यह वस्तु कोई वस्त्र थी, कोई धातु का कोई चादर था, या तो कागज नुमा कोई वस्तु थी। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होगा, देखिएगा, अंत्येष्टि संस्कार की जब बात चल रही है तो सबसे बड़ी कब्रगाह संस्कृति, इस बात को कुछ रोचक जानकारी के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो जनरली आपको पाठ्य पुस्तकों में इतना पिन पॉइंट करके नहीं दिया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में पहली बात तो ये बात समझ लीजिएगा कि दाह संस्कार, जिसको हम कहते हैं चिताकर्म, वो ज्यादा प्रचलित था। लेकिन यहां पर दफन करना ये थोड़ा सा सीमित था। यानी कि हम कहें कि सैंधव सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार के रूप में शवाधान की अपेक्षा, दफन करने की अपेक्षा
शवों को जलाने, दाह कर्म करने की परंपरा अधिक थी। और जैसा कि मैंने पिछले धार्मिक जीवन के दौरान भी आप लोगों से चर्चा की थी कि यदि हम वर्तमान सनातन हिंदू संस्कारों की जड़ों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो सैंधव सभ्यता में जाकर हमें नजर आती हैं। आज भी आप जानते हो पूरी दुनिया में जो प्रचलित अंत्येष्टि संस्कार में जो दाह कर्म है, चिता संस्कार, वो हिंदुओं के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ दाह संस्कार या चिता कर्म ज्यादा था। इसकी वजह क्या है कि यहाँ कब्रें न्यूनतम प्राप्त हुई, लेकिन संपूर्ण हड़प्पाई संस्कृति में सबसे बड़ी कब्रगाह संस्कृति यदि कहीं से प्राप्त हो रही है, अभी हाल ही में खोजा गया स्थल बागपत जिला उत्तर प्रदेश से सनोली। इसके अलावा कब्रगाह संस्कृति, याद रखना आपने राखी गढ़ी को भी बोला है। राखी गढ़ी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में उत्खनित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी है, जहां पे कुल 9 टीले पाए गए हैं, जिनमें 7 के अंदर खुदाई आपको प्राप्त हो रही है। तो ये कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि साहब हड़प्पा सभ्यता के अंदर दाह संस्कार ज्यादा प्रचलित था बजाय दफन करने के। लेकिन एक बड़ी बात आपको मोहनजोदाड़ो के सभ्यता से प्राप्त हो रही है। यहाँ पे नरसंहार के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक घर के बाहर नरकंकाल जो एक के ऊपर एक गिरे हुए हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो से हमें किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान प्राप्त नहीं होता है। याद रखना इस चीज को। कब्रिस्तान का अभाव कहां पर है? तो आपका जवाब होगा साहब मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में आश्चर्यजनक से, जिसको आपने डेडलाइन बोला, फर्स्ट स्ट्रीट, वहां पर आपको पाया गया है एक नरसंहार कक्ष। नरसंहार कक्ष, डेडमैन्स रूम, चैम्बर कह सकते हैं आप उसको। अब यहां जो शव हैं वो एक के ऊपर एक गिरे हुए हैं। शव का मतलब यहां नरकंकाल प्राप्त हुए आपको, स्केलेटन्स। शव तो खैर नहीं मिलेगा, स्केलेटन्स मिले हैं। अब कई लोगों ने कहा है कि साहब ये आक्रमण का, अब ये कहना मुश्किल है कि यदि आक्रमण होता तो फिर पूरे नगर में यत्र तत्र इस तरह के साक्ष्य प्राप्त होते। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात क्या है कि मोहनजोदाड़ो से आपको किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हो रहा है, इस तरह के नर कंकाल मिलने के बावजूद। अब चूंकि हमने पहले भी धार्मिक जीवन के दौरान एक बात देखी थी, क्या हड़प्पाई समाज में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? बड़ा अपुष्ट है इस बात को कह पाना। कुछ लोग एक तथ्य के आधार पर कहते हैं कि आपको युगल शवाधान प्राप्त हुए हैं। इन युगल शवाधानों के आधार पर इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि साहब हड़प्पाई समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। ये युगल शवाधान किस रूप में मिले हैं? याद रखना, कालीबंगा से आपको ये युगल शवाधान संख्या में 1 मिले हैं, जबकि गुजरात का जो हड़प्पाई स्थल लोथल, यहां से आपको कुल 3 युगल शवाधान मिले हैं। इन युगल शवाधानों के आधार पर यह मत प्रचलित किया गया है पूरी तौर पर कि साहब हड़प्पाई समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, यह पूरी तौर पर सती प्रथा का प्रचलन हमें अपुष्ट प्राप्त होता है। वी आर नॉट श्योर कि उस जमाने में सती ट्रेडिशन को प्रैक्टिस किया जाता था या नहीं किया जाता था। कब्रिस्तान से कालीबंगा से हमें एक ऐसा समाधि कक्ष प्राप्त हुआ है जो ईंटों से निर्मित है। अब सोचिएगा कितना ये तथ्य ही अपने आप में बड़ा मतलब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाला है। चलिएगा एक बार मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूं, आप लोग यहां तक के मैटर को लिख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है। चलिए आगे देखिएगा। कालीबंगा से आपको ईंटों से निर्मित, याद रखना, कालीबंगा से हमें ईंटों से निर्मित एक समाधि कक्ष प्राप्त हुआ है। अब आप समझिएगा कि इस प्रकार से समाधि कक्ष को पक्का करना
ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि जो धार्मिक जीवन की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार धार्मिक जीवन का ही हिस्सा है। यह अलग बात है कि ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से कब्रों का पाया जाना, क्योंकि दाह संस्कार तो सभ्यता को एक तरह से नाश कर रहे हैं, कुछ रिमेन्स ही नहीं बचेंगे। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से कहें तो कब्र बहुत बड़ी एक सोर्स है, खजाना है इतिहास के शोधार्थियों के लिए। तो प्रश्न ये उठता है कि हड़प्पाई कब्रों के अंदर शवाधान की दिशा क्या रहती थी, मतलब शवों को किस ढंग से लिटाया जाता था। सिर उत्तर में आम प्रचलन ये था कि सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में पाए जाते थे, जैसे कालीबंगा से मिला है। लेकिन लोथल और रोपड़ के अंदर कुछ हमें चेंज प्राप्त हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो शवाधान की दिशा को देखिएगा। शवाधान की दिशा, अब आम प्रचलन शवाधान की दिशा में आम प्रचलन क्या है, जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है कहां से, कालीबंगा से। आम प्रचलन ये है कि साहब हेड सिर उत्तर दिशा में पाए गए एवं पैर दक्षिण दिशा में पाए गए। यह तो एक आम प्रचलन रहा है। लोथल की बात की जाए तो सिर पूर्व दिशा में है और पैर पश्चिम दिशा में है। रोपड़ में ये उल्टा हो गया है, सिर पश्चिम दिशा में और पैर पूर्व दिशा में है। तो आम ये, लेकिन एक्सेप्शनली लोथल की बात की जाए तो सिर पूर्व में है, पैर पश्चिम में है। रोपड़ की बात की जाए तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया है, सिर और पैर बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं। सिर यहां पर पश्चिम दिशा में और पैर यहां पर पूर्वी दिशा में है। क्या इस तरह की जानकारी किसी भी ऑफलाइन क्लासेज में इतना पिन पॉइंट टीचिंग, इतना क्लासिफाइड एग्जाम ओरिएंटेड माइक्रो नोट्स फैक्ट्स के रूप में, टारगेट फैक्ट्स के रूप में पॉसिबल है? मैं आग्रह करता हूं, यदि आपको इस तरह के रेगुलर पेड कोर्सेज चाहिए विद नोट्स, जो हमने संपूर्ण भारत की बेहतरीन इंग्लिश और हिंदी मीडियम की जितनी पुस्तकें हिंदी माध्यम में, वो कंपाइल किया, उनका मैटर एक्सट्रैक्ट निकाला उनका, रेगुलर टेस्ट सीरीज चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस विद रिकॉर्डिंग्स, आप प्लीज कांटेक्ट करिएगा, बाकी जानकारी आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। बहरहाल तो जो मैं कह रहा था, आम प्रचलन, अब यहां से प्रश्न किस रूप में निकलेगा? देखो, वो सुमेलित करने की बात भी कर सकता है, कहां से क्या प्राप्त हुआ है। वो ये भी कह सकता है कि आम प्रचलन क्या था, कहां से मिल रहा है, अपवाद स्वरूप। तो आम प्रचलन ये था कि सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में रहता है, जैसा कालीबंगा से मिला है। लेकिन लोथल में सिर पूर्व दिशा में है, रोपड़ में सिर पश्चिम दिशा में है, लोथल में पैर पश्चिम दिशा में है, रोपड़ में पैर पूर्व दिशा में है। ठीक है। धोलावीरा की बात की जाए तो यहां और बड़ा ही खतरनाक मामला आपको पाया जाएगा। याद रखना कितना आश्चर्यजनक है, धोलावीरा के अंदर कब्रें पाई गई हैं, लेकिन अधिकांश कब्रें खाली हैं। अधिकांश कब्रें, धोलावीरा जिसको जलाशयों का नगर भी कहा गया है, जहां प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा बंदरगाह पाया गया, सबसे प्राचीन लोथल से, तमाम जितनी कब्रें मिल रही धोलावीरा से वो खाली हैं। सिर्फ एक कब्र में कंकाल प्राप्त हुआ है, सिर्फ एक कब्र में, याद रखिएगा। सिर्फ एक कब्र में आपको कंकाल प्राप्त हो रहा है। और कहां से प्राप्त हो रहा है? तो हमने कहा धोलावीरा से। ये अब बड़ा आश्चर्यजनक है। हड़प्पा में एक मां और उसके शिशु का शवाधान प्राप्त हो रहा है। हड़प्पा में याद रखना, स्त्री एवं शिशु, स्त्री एवं शिशु का शवाधान आपको प्राप्त हो रहा है। जबकि रोपड़ हम लोग देख चुके हैं कि साहब रोपड़ से आपको मालिक और कुत्ते का शवाधान प्राप्त हो रहा है, जबकि लोथल में मालिक और बकरी का शवाधान मिल रहा है। अब आप, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इन क्लासेस का महत्व समझने का प्रयास करना।
थोड़ी सी, क्योंकि मैं काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच के साथ इन क्लासेस में हूँ, तो जो छोटे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आप यदि छोटे से बड़े की तरफ अपनी यात्रा देखते हैं, प्लीज़ आप इन क्लासेस पर आइए। कुछ मेरी व्यावसायिक मजबूरियाँ हैं कि मैं यहाँ पर PDF से नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जो मैटर है वो पैड कोर्सेज के रूप में ही है, तो बहुत हैवी वेटेज वाले कंटेंट है, नोट्स हैं, और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो रोपड़ की यदि बात की जाए तो रोपड़ के अंदर साहब मालिक एवं कुत्ते का युगल शवाधान मिलता है। जबकि यदि मैं लोथल की बात करूं, लोथल की, तो मालिक एवं बकरी का युगल शवाधान मिलता है। अब इसी संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी होगी। यदि मैं नव पाषाण कालीन स्थल बस्ती बुर्जा होम की बात करूं, तो याद रखिएगा संपूर्ण प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में सबसे पहले मानव और कुत्ते का साथ साथ शवाधान प्राप्त हुआ है, तो नव पाषाणिक बस्ती बुर्जा होम है, याद रखना। कुत्ते एवं मानव का युगल शवाधान साथ साथ शवाधान हमें बुर्जा होम से प्राप्त हो रहा है। गंगानगर का एक स्थल है राजस्थान के अंदर, तारखान वाल डेरा, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट ये स्थल है। तरखान वाल डेरा राजस्थान में गंगानगर से, तो तरखान वाला डेरा जो स्थल है वहां पर एक चबूतरे पर आपको 5 बार शवदाह के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, याद रखिएगा। तरखान वाला डेरा ये स्थल आपको प्राप्त हो रहा है गंगानगर राजस्थान से। यहां पर आपको एक चबूतरे पर 5 बार शवदाह, हमने पहले ही कहा कि जो आम प्रचलन था अंत्येष्टि संस्कार का, अंतिम संस्कार का हड़प्पाई बस्तियों में, वो चिता संस्कार था, अग्नि संस्कार था, ना कि कब्रें कम पाई गई। यद्यपि कब्रगाह संस्कृतियों में 2 हड़प्पाई स्थल बेहद प्रसिद्ध है, राखीगढ़ी और सनोली। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी कब्रगाह हड़प्पाई संस्कृति सनोली है। सुरकोटड़ा फिर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। सुरकोटड़ा में एक अति विशिष्ट प्रकार की कब्र पाई गई है जो चट्टान से ढकी हुई है। यहां तक का मैटर को एक बार आप आराम से पहले देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने लेकर चलता हूं। यहां तक की बात को पॉज करिए मैटर को और पेन डाउन कर लीजिए, बहुत शानदार मैटर के सामने है। देखिएगा, यदि मैं बात करूं कलश, अच्छा एक बात जो भी बोला मैं भूल गया, लिखाता हूं। कलश शवाधान असल में क्या है? इट्स अ सिंबॉलिक, ये प्रतीकात्मक शवाधान है जिनमें सिर्फ एक प्रकार की जो शव की जो राख होती है दाह संस्कार के पश्चात, खाली भी हो सकती है प्रतीकात्मक तौर पर, कलश बिल्कुल खाली हो, जैसे कालीबंगा में कुछ जगह पर आपको कुछ भस्म प्राप्त हो सकती है। अब आप नोटिस करना, अंत्येष्टि संस्कार में कलश का महत्व, राख का महत्व, भस्म का महत्व सनातनी वैदिक संस्कृति की अटूट आस्था वाला विषय है, एक धार्मिक रीति रिवाज, रिचुअल है। तो आपको 3 स्थलों से कलश शवाधान प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना। मोजोदड़ा, सुरकोटड़ा एवं कालीबंगा, याद रखिएगा इस बात को। मोजोदड़ो, सुरकोटड़ा एवं कालीबंगा, इट्स आपको पॉट ब्यूरियल्स भी आप इसको कह सकते हैं, कलश शवाधान को। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कलश शवाधान के अंदर 2 आपको चीजें प्राप्त हो रही हैं।
या तो अस्थियों की राख वाले ये कलश शवाधान है, या ये जो कलश प्राप्त हो रही है पूरी तौर पर खाली कलश है। खाली कलश जैसा कि हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। इस बात को समझ लीजिएगा कि कालीबंगा से हमें कुल 3 प्रकार के शवाधान प्राप्त हो रहे हैं। कालीबंगा से आपको कुल 3 प्रकार के शवाधान प्राप्त हो रहे हैं। अब ये 3 प्रकार के जो शवाधान है, इनमें एक तो है पूर्ण समाधिकरण, जिसमें आपने शव को उसके द्वारा उपयोग में ली गई दैनिक वस्तुओं सहित उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर रखा है, जैसा कि आम प्रचलन था शवाधान का। क्लियर है। दूसरा है आंशिक शवाधान या आंशिक समाधिकरण, कि आपने पहले शव को खुले में छोड़ दिया ताकि पशु पक्षी उसका भक्षण कर लें, बची कुची बाद में अस्थियों को आपने कब्र में डाल दिया। एंड थर्ड, तीसरा जो शवाधान है, ये प्रतीकात्मक शवाधान है, जो कि असल में कलश शवाधान है, सिंबॉलिक, और आप इसको पॉट ब्यूरियल के नाम से भी पुकार सकते हैं। डज मीन कि कब्र के अंदर खाली कलश है, उसमें न अस्थियां हैं न राख हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरह के, लेकिन एक बात याद रखना, जो अस्थियों की राख है ये इनमें जनरली जानवर की अस्थियों की राख प्राप्त हो रही है आपको कई जगह पर, यह बात याद रखना। यानी कि पशु की अस्थियों की राख प्राप्त हो रही, ना कि किसी मृतक की। इस बात को मतलब इंसानी ऐश या भस्म प्राप्त नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं कि शवाधान जो प्रक्रिया है हड़प्पाई समाज या सभ्यता की, ये हड़प्पा समाज के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने का एक महत्वपूर्ण साधन अभी तक की सिद्ध हुई है। क्लियर। यहाँ तक की सारी बात को आप बहुत अच्छे से, हाँ एक बात मैं भूल गया, देखो सुरकोटड़ा तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुरकोटड़ा एकमात्र हड़प्पाई स्थल जहां से चट्टान से ढकी अति विशिष्ट, चट्टान से ढकी अति विशिष्ट, याद रखिएगा, अति विशिष्ट कब्र आपको प्राप्त हुई है। बेहद विशिष्ट कब्र जो हमें मिल रही है, वो कहां से मिल रही है, याद रखिएगा, सुरकोटड़ा से। तो ये धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब मैं जो लूंगा वो हड़प्पाई लिपि की बात करेंगे। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल हम इस अध्याय के अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, फिर हम वहाँ से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो वैदिक संस्कृति की होने जा रही है। फिलहाल आप यहाँ तक की बात को थोड़ा सा मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक की बात को आप आराम से चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, हम अपनी बात को और आगे लेकर चलते हैं। और वैसे यदि देखा जाए तो देखो, आप हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में आपको 2 प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई थी, R37 एवं HR कब्रिस्तान। एक तो कब्रिस्तान H प्राप्त हुआ था और एक R37 आपको, ये हड़प्पा की बात विशेष तौर पर है। अब आराम से आप यहाँ तक की बात को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा आपके सामने और रखता हूँ। अब जो हम बात करेंगे वो अच्छा HR तो एरिया था मूर्जगढ़ों से। ये 2 प्रकार की कब्रें हड़प्पाई लिपि की मैं आपके सामने, बिल्कुल हड़प्पाई लिपि के पश्चात फिर हमें लेना होगा हड़प्पा सभ्यता का डेक्लाइन या पतन किस प्रकार से हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने ये देख लिया है। इसको पूरे को आप पॉज करिए, नोट डाउन करिए, आपकी इच्छा है। अब मैं बात कर रहा हूं हड़प्पन स्क्रिप्ट की, अर्थात हड़प्पाई लिपि की।
क्लियर है मामला। पहली बात तो जो प्राचीनतम, देखो ये बड़ी ही हड़प्पाई लिपि के आधार पर, ये बात याद रखना, आपने हड़प्पाई काल को याद रखिएगा इस बात को, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब आपने आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा है, सिर्फ इसीलिए। किसके आधार पर? सैंधव लिपि के आधार पर। क्यों रखा है? क्योंकि सैंधव लिपि बड़ी गूढ़ है, अज्ञात है और अभी तक अपठनीय है पूरी तौर पर। आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, इतिहास का वो काल कहलाता है जिसमें भाषा भी है, लिपि भी है। लेकिन लिपि के जो साहित्यिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो इतने मिस्टीरियस हैं, गूढ़ हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं कि अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। स्वाभाविक है, हम चूंकि इन लेखों को पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, जो विभिन्न मृद भांडों पर प्राप्त हो रहे हैं, खिलौनों पे प्राप्त हो रहे हैं, धोलावीरा से तो सबसे बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है, मुहरों पे प्राप्त हो रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी जानकारी से अभी तक अछूते हैं। हड़प्पाई समाज, उनका स्पेशली उनका राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनके धार्मिक जीवन क्या थे, क्योंकि कुछ तो लिखा गया है। लिखा गया यानी कि लिपिकारों ने अपने मन की भाषा को, अपने मन के विचारों को या राजकीय आदेशों को उत्कीर्ण किया, प्रेषित किया है। बट वी आर नॉट एबल टू रीड आउट देम। हम उन्हें नहीं पढ़ पाए हैं, हम उनको रिवील नहीं कर पाए हैं। अब इस बारे में आप लोगों को समझना होगा कि कालीबंगा से आपको हड़प्पाई लिपि युक्त क्या प्राप्त हुआ है? मृदभांड प्राप्त हुआ है। इस हड़प्पाई लिपि युक्त मृदभांड से क्या जानकारी मिलती है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि हड़प्पाई लिपि द्विदिशीय थी, जिसको आपने कहा है बूस्ट्रोफेदन और स्पाइरल टाइप स्क्रिप्ट। बूस्ट्रोफेदन यानी कि पहली लिपि में ये चल रहा है दाएं से बाएं, पहली लाइन में, क्लियर। सेकंड लाइन में चल रहा है बाएं से दाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। तो ये स्पाइरल चल रहा है। इस बात की जानकारी हमें कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाई लिपि युक्त मृदभांड से हमें प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने देखा है कि हड़प्पाई लिपि का सबसे बड़ा अभिलेख हमें धोलावीरा खेल स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर प्राप्त साइन बोर्ड से मिला है, जिसमें 10 सैंधव लिपि के अक्षर हैं। जिन्हें लकड़ी के बोर्ड पर उत्कीर्ण करके, गोद कर, कुरेद कर, जिप्सम चूना भरकर उत्कीर्ण किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इतनी मिस्टीरियस क्यों हैं? जो हड़प्पाई लिपि है इतनी रहस्यमयी क्यों है? देखिएगा, इसका बहुत साफ उत्तर आपके सामने आता है। क्योंकि पहली बात तो जो हड़प्पाई लिपि मिली है वो बहुत सील्स पर प्राप्त हो रही है, याद करना, सील्स पर प्राप्त हो रही है, पॉटरी मृद भांडों पर प्राप्त हो रही है, टॉयज जिनको आप कह सकते हैं टेराकोटा टॉय या फिगरिन्स, इनसे प्राप्त हो रही है। पक्की बात है, इनमें 2, 4, 5 अक्षर हो सकते हैं या जो भी सांकेतिक चित्र है इस लिपि के, पूरा अभिलेख प्राप्त नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, हड़प्पाई लिपि में कोई द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ, जिससे सिद्ध हो सके कि आप एक लिपि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका जो सार दूसरी भाषा में या लिपि में दिया हुआ है
उसको पढ़कर अर्थ निकाल सकें। इन कुछ वजहों से, एक तो लिपि सिर्फ कुछ टुकड़ों पर, कुछ बर्तनों पर, कुछ खिलौनों पर, कुछ आकृतियों पर प्राप्त हो रही है। इस वजह से इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए सैंधव काल को आपने प्रोटो हिस्ट्री के रूप में डाला है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा लिपि का 1853 ईस्वी में कनिंघम को प्राप्त हुई थी, जब उसे एक वृषभ की प्रतिमा, वृषभ की आकृति युक्त मुहर मिली थी, इसमें सैंधव लेप था। बाकी आप देख चुके हैं कि मोहनजोदाड़ो से एक सुमेरियन नाव वाली जो आपको सील प्राप्त हुई हो, उस पर भी सैंधव लिपि के अक्षर हैं। और जो जॉन मार्शल को मोहनजोदाड़ो से ही आद्य शिव वाली मुद्रा मिली है, मुहर, उस पर भी सैंधव लिपि के कुछ अक्षर हैं, लेटर्स हैं। बहरहाल इसकी खोज, सैंधव लिपि खोज सबसे पहले 1853 ईस्वी में कनिंघम ने तब करी जब उसे एक वृषभ मुहर प्राप्त हुई थी जिस पर सैंधव लिपि के अक्षर अंकित थे। सैंधव लिपि को पढ़ने का सबसे पहला बड़ा दावा, याद रखिएगा, L.A. वॉडेल के द्वारा किया गया है, और वॉडेल ने इसे संस्कृत भाषा माना था। अब ये बड़ा मुश्किल है कि संस्कृत था। L.A. वॉडेल प्रथम भाषाविद थे जिन्होंने सैंधव लिपि को पढ़ने का सबसे पहले दावा किया था। सैंधव लिपि को पढ़ने का सबसे पहला दावा L.A. वॉडेल के द्वारा किया गया। वॉडेल ने हड़प्पाई लिपि को, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा के समान माना था। एक भाषा है गोंडी भाषा, गोंड जनजाति की है। तो गोंडी भाषा के एक प्रसिद्ध भाषाविद हैं तिरुमोतीरावण कंगाली, याद रखिएगा, तिरुमोतीरावण कंगाली। और जो तिरुमोतीरावण जो कंगाली हैं, उनका कहना है कि गोंडी भाषा से इसकी बहुत ज्यादा साम्यता आपको प्राप्त होती है। यहां लिख देता हूं मैं, तिरुमोतीरावण कंगाली जो कि गोंडी भाषा विद हैं, इन्होंने हड़प्पाई लिपि की साम्यता गोंडी भाषा से की है। गोंडी भाषा में जिस प्रकार की लिपि में जिस प्रकार के चित्र अक्षर पाए जाते हैं, दे आर मच मोर सिमिलर अदर देन अदर स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। सो ऐसा गोंडी भाषाविद तिरुमोतीरावण कंगाली के द्वारा किया गया है। और L.A. वॉडेल जो पहले मतलब भाषाविद थे जिन्होंने ये दावा किया कि इस भाषा संस्कृत, और इन्होंने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का दावा भी किया है। आई थिंक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ तक की बात को एक बार आप ढंग से वीडियो को पॉज करिए और नोट करते चले जाइएगा। उसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आराम से यहाँ तक की बात को आप लोग देख लीजिए। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है। महादेवन एक और भाषाविद हैं जिन्होंने कंप्यूटरीकृत साधनों के माध्यम से AI जनरेटेड इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है। कुछ विद्वान इतिहासकार इस तरह के जिन्होंने सैंधव लिपि को द्रविड़ बताया है, ऑस्को परपोला, महादेवन इवन, इन्होंने भी इसको द्रविड़ बोला है। फादर हेरास, फादर हेरास, इन सब लोगों ने जो हड़प्पाई लिपि है इसको द्रविड़ भाषा ही बताया है। ऑस्को परपोला ये विद्वान हैं जिन्होंने याद रखिएगा सैंधव लिपि का उद्गम
द्रविड़ भाषा एवं लिपि स्क्रिप्ट को माना है। तो आप जब इस तरह की चीजों का अध्ययन करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। टी बरो एक और विद्वान हैं जिन्होंने सैंधव लिपि को अपने सहयोगी रेवरन के साथ तमिल भाषा से जोड़ने का प्रयास किया है। टी बरो एवं रेवरन, इन्होंने सैंधव लिपि को तमिल लिपि एवं भाषा से उद्गमित बतलाया है। तो ये तमाम तथ्य हैं। ये लिपि वाला मामला भी इम्पोर्टेंट ही है और प्रश्न के रूप में तो हमें कहीं पर भी आ सकता है, परेशान कर सकता है, और सुमेलित करने वाली बात भी आपके सामने कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुल मतलब प्रकार किस प्रकार का सैंधव लिपि का, तो इसको कुछ इतिहासकारों ने कहा पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी का मतलब होता है चित्राक्षर, यानी कि जहां चित्रों के माध्यम से अर्थ प्रकट किए गए हैं। असल में सैंधव लिपि के अंदर आपको कुल 400 से अधिक चित्राक्षर या हम कहें आकृतियां प्राप्त हुई हैं। समझिएगा इस बात को। और मैंने पहले कहा इसको बूस्टोफेदन प्रकार भी कहा गया है। अच्छा, एक बड़ी बात है कि सैंधव लिपि के अंदर देखना, मैं कितना अब फिर माइन्यूटली आपके सामने जा रहा हूं, किन अक्षरों का किन चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो जो सैंधव लिपि में सर्वाधिक प्रयुक्त आप अक्षर कह लीजिए या चिन्ह कह लीजिए। अक्षर की बात करोगे तो अंग्रेजी या रोमन लिपि का ए, और चिन्ह की बात करोगे तो मछली फिश रूपी चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग आपको यहां से प्राप्त हो रहा है। मैंने पहले कहा सील्स पर आपको इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, बर्तनों पर प्राप्त हो रहे हैं, आदि आदि। यहां तक की बात को आराम से देख लीजिए, उतार लीजिए, और फिर अपन और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता के पतन के मूल कारण क्या क्या रहे होंगे। ये बड़ा आश्चर्य कि एक सभ्यता इतने लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई, हजारों की संख्या में स्थल हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे कि हड़प्पा सभ्यता, अब अचानक तो पतन नहीं हुआ है, नो डाउट सैकड़ों वर्षों की प्रक्रिया लगी होगी। और निश्चित तौर पर मेरा जो मानना है कि कोई भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा की सभ्यता का एक साथ विनाश नहीं कर सकती है। एक जगह का विनाश कर सकती है, लेकिन जीने की जिजीविषा को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जहां विनाश है वहीं सृजन है। निश्चित तौर पर जो मुझे लगता है पर्यावरण की जो परिस्थितियां बदली होंगी, स्पेशली क्योंकि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सब नदियों के किनारे पल रही हैं, नदियों के किनारे किनारे। तो निश्चित तौर पर जो ये सब हुआ है, इसका मूल कारण जो रहा होगा वो रहा होगा पर्यावरण की परिस्थितियों में परिवर्तन होना, अर्थात पारिस्थितिकी परिवर्तन। मेरा जो अपना समझ है हिस्ट्री के प्रति, तो यदि मैं डेक्लाइन की बात करूं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारकों एवं कारणों की बात की जाए तो एक मत पर तो पहुंचना बड़ा ही मुश्किल सा है,
लेकिन मेरे हिसाब से सर्वाधिक मान्य मत पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन, स्पेशली नदियों का सूख जाना या उनकी धारा का परिवर्तन होना। तो आप सिंपल बात कह सकते हैं चेंज इन इकोलॉजी, यानी कि जिस पारिस्थितिकी तंत्र में हड़प्पा सभ्यता फली फूली होगी, उसमें अचानक आए हुए प्राकृतिक परिवर्तन इस सभ्यता के विनाश तो नहीं कहेंगे, रूप ट्रांसफॉर्मिंग होना, कि चूंकि ट्रेड और कॉमर्स घट गया होगा तो पक्की बात है नगरीय जीवन पे बड़ा गहरा असर हुआ होगा, और जो कल तक वैभवशाली नगर रहे होंगे वो धीरे धीरे, क्योंकि कांसा तो पहले भी बहुत रेयर था, बड़ा फ्रिक्वेंसी से नहीं मिल रहा था, तो संभवतः वही लोग थे। लेकिन जीवन शैली में चेंज आया, जब आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती तो आप अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने विलासी जीवन को। तो फिर यही लोग संभव होती, जिसको आप कहते हैं उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक बस्तियां, लेटर हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर्स, उसमें चेंज हो गई। तो विद्वानों का मेरा जो मानना है, सर्वाधिक मान्य मत तो नदियों का परिवर्तन है, नदियों की धाराओं का सूख जाना है। जब नदियां एक दौर में जब धीरे धीरे नदियां चेंज हुई होंगी तो स्वाभाविक रेगिस्तान बने होंगे। अब आज आप देखिएगा, यदि भारत ने इंडस ट्रीटी को होल्ड कर लिया तो सिंध स्पेशली सिंध वाला जो एरिया, जो कि धान का कटोरा पाकिस्तान का, कितने दिन जी लेगा? क्योंकि सिंधु बेसिन से निकलने वाला जल था, वो 75% एग्रीकल्चर जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर रहा है, इरिगेशन की पाकिस्तान की। तो एक टाइम आएगा वो लोग वहां से मूव कर जाएंगे, बात सिर्फ इतनी सी होगी। मॉर्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता के पतन का मूल कारण आर्यों का आक्रमण माना, जो सबसे बकवास, सबसे घटिया मत है। मॉर्टिमर व्हीलर एवं गॉर्डन चाइल्ड ने, याद रखिएगा, यहीं से तो ये बकवास चीज आई है। आर्यों ने आक्रमण किया, यानी कि आर्य बाहर ही थे, तो द्रविड़, ये भारतीय, इनको मतलब ये बड़ा हल्का सा एक थ्योरी है, मॉर्टिमर व्हीलर गॉर्डन चाइल्ड है। अच्छा, इनकी थ्योरी देखिएगा कि जैसे वो भाई इंद्र को पुरंदर बोला गया, और पुर माने नगर, तो नगर तो उस जमाने में हड़प्पा ही थे। अरे तो यार ये कहाँ नेक्स्ट, एस.आर. साहनी एक और विद्वान है जिन्होंने बाढ़ को, जल प्लावन को इसका मूल कारण माना है इस सभ्यता के पतन का। एस.आर. साहनी, जल प्लावन अथवा बाढ़ को। के.यू.आर. कैनेडी ने महामारी को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। के.यू.आर. कैनेडी वही तो विद्वान है जिन्होंने, याद करिए, मलेरिया का प्रमाण प्राप्त किया था, साक्ष्य प्राप्त किया था मोहनजोदड़ो से। तो पैंडेमिक यानी कि महामारी को मूल कारण बताया है के.यू.आर. कैनेडी भाईजान के द्वारा। ये तथ्य हैं, याद करते रहिएगा। सिंधु नदी की बाढ़, जो पारिस्थितिक तंत्र वाली बात, जो जल प्लावन वाली बात, माफ करना, एम.आर. साहनी, नोट एस, एम.आर. साहनी। सर जॉन मार्शल की बात की जाए, मैके की बात की जाए, एस.आर. राव की बात की जाए, इन लोगों ने सिंधु नदी की बाढ़, फ्लड को मूल कारण बतलाया है। मैके, एस.आर. राव एवं सर जॉन मार्शल, सरीखे विद्वानों ने
याद रखिएगा, सिंधु नदी की बाढ़ को कारण बतलाया है इसके पतन का। विदेशी व्यापार में जैसा मैंने अभी कहा गतिरोध आया, उतने पैमाने पर हो सकता है कि हड़प्पाइयों की स्थिति ठीक हो, लेकिन जहां उनको जाके व्यापार करना था वहां के हालात बदल गए हों। जलवायु परिवर्तन इतना ज्यादा हुआ हो कि संभवतः अब समुद्री यात्राएं इतनी सहज नहीं रही हो। तो WF अल्ब्राइट एक विद्वान है जिन्होंने विदेशी व्यापार में गतिरोध को हड़प्पा सभ्यता के पतन से जोड़ा है। विदेशी व्यापार में गतिरोध, याद रखिएगा, WF अल्ब्राइट एक अन्य विद्वान है जिनका ये कहना है कि हड़प्पा सभ्यता असल में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जीवन शक्ति उनका ट्रेड और कॉमर्स था, अतः उनका नगरीय जीवन धीरे धीरे इस बात में दम हो सकता है, समाप्त होता चला गया। मोर्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में ये उल्लेख किया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन वास्तव में एक लार्ज स्केल पर जो जलवायु परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो आर्थिक और राजनीतिक पतन का परिवर्तन हुए वो मुख्य कारण था। तो यदि मैं मोर्टिमर व्हीलर की बात करूं, इन्होंने अपनी पुस्तक एंशियंट इंडिया में लिखा है व्यापक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से उपजे आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनकारी फैक्टर्स कारक हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के पतन के प्रमुख कारण के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक बार देख लीजिएगा इन तमाम मतों को, जितने भी ये थ्योरीज यहाँ पर दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये अध्याय आपको बेहद सुगमता से समझ में आया है। कई प्रकार की सीरीज अभी चला रखी है, आप देखिए, शॉर्ट्स के रूप में है, कुछ शॉर्ट वीडियोस के रूप में है, शॉर्ट्स के अलावा मीडियम रेंज के जो वीडियोज हैं 10 से लेकर 20 मिनट के, कई प्रकार के चल रहे हैं। बहरहाल आज इस सत्र में हड़प्पा सभ्यता पूरी हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में हम वैदिक सभ्यता को आरंभ करेंगे, इंतजार कीजिए।